नमस्कार। सर्वक कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं सुरेंद्र कुमार धाकड़ आपके सामने वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक लेके आ रहा हूँ। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग लाइक करें और उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। ठीक है, अब मैं अपने टॉपिक पर स्टार्ट करता हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एक्चुअल में हम महाद्वीपों की जब बात करते हैं तो पहले ही महाद्वीप की बात करें अपन लोग तो हम देखते हैं कि विश्व का सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो है, हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन एक्चुअल में वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप ना होकर के ऑस्ट्रेलिया के अंदर सम्मिलित रूप से और भी देश काउंटिंग में आते हैं। तो ये जो महाद्वीप है उस महाद्वीप का नाम है ओशेनिया। जैसा कि आपको एक मैप दिख रहा होगा, इमेज दिख रही है यहाँ पे मेरे सामने। इस इमेज को देखें ढंग से हम लोग तो आपको दिख रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा देश के रूप में दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ न्यूजीलैंड दिखाई दे रहा है और कुछ छोटे बड़े द्वीप समूह दिखाई दे रहे हैं। हमारे लिए छोटे बड़े द्वीप समूह दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे जो द्वीप समूह है ये सम्मिलित रूप से, इन सारे के सारे द्वीप समूह को सम्मिलित रूप से बोला जाता है ओशेनिया। मैं यहां लिखता हूं वर्ड को, ओशिनिया। ये महाद्वीप कौन सा है हमारा? ये है ओशिनिया महाद्वीप। ठीक है, हम लोग बात करेंगे आज ओशिनिया महाद्वीप की। तो ओशिनिया जब महाद्वीप की हम बात करते हैं तो ये ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत आता कौन कौन से देश है, इसके अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, या फिर कौन कौन से महाद्वीप है जो ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें हम लोग तो ओशिनिया जो महाद्वीप है, जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, उसकी बात करें तो सबसे पहले एक देश आता है इसके अंतर्गत और उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, जो कि ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये सारी चीजें मैं मैप पे आपके लिए दिखा रहा हूँ या मैपिंग करा रहा हूँ जिस तरीके से। एक बात मेरी याद रखिएगा आप लोग कि आप लोगों को साथ साथ मेरे साथ में एटलस मेंटेन करना है, एटलस रखना है। एटलस को रख करके आपको साथ साथ मैपिंग करते हुए चलना है। जो चीज़ें मैं टिक करा रहा हूँ, जो काम की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको हाथ के हाथ साथों साथ मैपिंग करते हुए चलना है। ठीक है, उस तरह से मैपिंग करोगे तो ये जल्दी से याद हो जाएगा, मेमोराइज करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो मैं बात कर रहा था ओशिनिया की। ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कौन कौन से देश या द्वीप समूह की बात करते हैं हम लोग ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत। तो सबसे पहले हमको दिखाई देता है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, जो ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद दूसरा जो देश है वो आता है इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड। दूसरा कौन सा आता है इसके अंतर्गत? न्यूजीलैंड आता है। इसके बाद में बात समझ रहे होंगे मेरी बात। पहला है आपका ओशिनिया के अंदर सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है आपका न्यूजीलैंड, तीसरा जो है यहाँ देखो आपको ये ऊपर द्वीप समूह का हिस्सा दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक सेगमेंट अलग कर रहा हूं मैं पूरी तरह से। इसको देखना, बहुत सारे द्वीप समूह इसके अंतर्गत। ये द्वीप समूह, इनको सम्मिलित रूप से बोला जाता है मेलानेशिया। इनको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? इन सारे द्वीप समूह को इन्हें बोलते हैं मेलानेशिया। ये भी किसका हिस्सा है? ओशिनिया का। तो तीसरा पार्ट हो गया इसका, कौन सा? मेलानेशिया। उसके बाद में इसके ऊपर वाला जो पार्ट है आपको दिख रहा होगा इसके अंतर्गत, बोर्ड में मैं दिखा रहा हूं जिस तरह से आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है माइक्रोनेशिया। इन द्वीप समूह को बोला जाता है सम्मिलित रूप से माइक्रोनेशिया। और ये भी किसी का पार्ट है, किसका पार्ट है? ओशिनिया का पार्ट है। ये भी किसका पार्ट है? ओशिनिया का पार्ट है। इसके बाद में और भी प्रशांत महासागर के अंतर्गत छोटे बड़े द्वीप समूह है जो इसके आगे वाले पोर्शन के में है। जो इसके आगे वाले पोर्शन में कई सारे बिखरे हुए द्वीप समूह दिखाई देते हैं प्रशांत महासागर के अंतर्गत, वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? ओशिनिया के अंतर्गत आते हैं और उन्हें बोला जाता है पॉलिनेशिया। उन्हें बोलते हैं पॉलिनेशिया। आई थिंक आप समझ रहे होंगे बात को। नंबर 5 डाल देता हूं उस पर मैं। तो अगर देखें ओशिनिया का कंपोजिशन देखें कि ओशिनिया महाद्वीप मिलकर के किससे बना हुआ है, तो ओशिनिया के अंतर्गत आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, प्लस न्यूजीलैंड, प्लस माइक्रोनेशिया, उसके बाद आता आपका मेलानेशिया, और फिर आता आपके बाद में पॉलिनेशिया।
इन सभी को, इन पांचों जो बड़े, मैंने कुछ द्वीप समूहों का सम्मिलित रूप लिया है, किसमें कुछ देश लिए हैं मैंने, इनको सम्मिलित रूप से बोला जाता है ओशिनिया। इस तरह से टोटल मिला के अगर बात करें हम लोग ओशिनिया के अंतर्गत टोटल देशों की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत टोटल देश आते हैं कितने, 22। टोटल कितने द्वीप समूह और द्वीप और देश आते हैं, टोटल 22 देश आते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो देश है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा देश है ओशिनिया का, वो है ऑस्ट्रेलिया। समझ रहे होंगे मेरी बात को आप। आगे बात करें हम लोग, इसका सबसे छोटा जो देश है, इसका सबसे छोटा देश है वो मेलानेशिया के अंदर पड़ता है, नौरू। ये पड़ता है सबसे छोटा। सबसे छोटा जो देश है वो है कौन सा, नौरू। समझ रहे होंगे आप सारी बात को। अपन को बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं ओशिनिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं हम लोग। ओशिनिया जो महाद्वीप है, उस ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत टोटल 22 देश आते हैं। 22 देशों में अगर काउंटिंग देखें हम लोग, इसके अंतर्गत कुछ देश और कुछ द्वीप समूहों का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, जिसमें से द्वीप समूह में मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया द्वीप समूह आते हैं। अब इन द्वीपों के जो निर्माण की बात करें, इन द्वीपों के निर्माण की बात करें तो इन द्वीपों का जो निर्माण हुआ है, ये जो आपको प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में जो बिखरे हुए द्वीप दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे द्वीप हैं। इनका जो निर्माण हुआ है या तो वो हुआ ज्वालामुखी उद्गार से, किससे हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा क्या हुआ है, इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। या फिर ये द्वीप किससे निर्मित है, प्रवालों द्वारा। ये द्वीप किसके द्वारा निर्मित है, प्रवालों के द्वारा। अब ये प्रवालों के द्वारा किस तरह से निर्मित है, इस सब की बात करेंगे हम लोग जब बात करेंगे ग्रेट बैरियर रीफ की बात करेंगे, उस समय हम बात करेंगे प्रवालों की। ठीक है, तो अभी अभी इतना याद रखना, आपको मेमोराइज रखना है कि ओशिनिया महाद्वीप के अंदर टोटल देश हैं कितने, 22, जिसमें से सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका, ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा है नौरू। ठीक है, उसके बाद में इसमें सम्मिलित कौन कौन से किए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन कौन से देशों को हम सम्मिलित करते हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। इन जो द्वीप समूह है जो प्रशांत महासागर के अंदर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सारे द्वीपों का जो निर्माण है वो हुआ है आपका ज्वालामुखी क्रिया से या फिर प्रवालों के द्वारा। ये सारे के सारे जो देश हैं वो सारे के सारे क्या है, निर्मित है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे इस बात को। आगे अपन लोग चलते हैं, आगे की बात करें हम लोग तो मैं खाली मैप लेकर के एक एक देश को पढ़ेंगे हम लोग, एक एक देश की स्टडी करेंगे। आगे चल के ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, न्यूजीलैंड की बात करेंगे, इन सबको सम्मिलित रूप से देखेंगे क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह से इस महाद्वीप से क्वेश्चंस आएंगे, सारे उन सबका डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मैंने एक ब्लैंक मैप लिया है फिजिकल कराने के लिए आपको। मैं चाहता हूँ आप एटलस रखें सामने, एटलस को सामने रख करके जिस तरह से मैं जो टिक करता जा रहा हूँ चीज़ें, वही चीज़ें आपको एटलस के ऊपर मार्क करके चलना है और मार्क करके वहीं आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे अच्छा तरीका है और बर्ड मैप को याद करने का या बर्ड ज्योग्राफी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एटलस के ऊपर मैपिंग करें हाथ से, और स्वयं मैपिंग करोगे आप तो उसके बाद उसको 2 से 3 बार 5 मिनट का टाइम देना दिन में, बस उसको देखना है उस मैप को, वो अपने आप ही विजुअल के द्वारा आपके माइंड में छप जाएगा वो मैप। आप आराम से चीज़ों को ऑब्टेन कर पाओगे, इतनी बड़ी समस्या नहीं है। अब देखो ये मैंने ब्लैंक मैप लिया है, लेकिन सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि अगर अपना ओशिनिया महाद्वीप की बात करते हैं तो ओशिनिया महाद्वीप के अंदर सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की वाटर बॉडी देखूँ मैं, अगर देख रहा हूँ मैं चारों तरफ से, ये जो ऑस्ट्रेलिया की जो सीमा है, जो स्थल खंड है ऑस्ट्रेलिया का, ये किससे मिला हुआ बना हुआ है, तो इसकी बात करें अपन लोग तो इसके चारों तरफ इस स्थल खंड को कौन कौन सी वाटर बॉडी ने घेरा हुआ है उसकी बात करते हैं हम लोग सबसे पहले, कि इसकी चारों तरफ समुद्री सीमा किस तरह से बनी हुई है इसकी, उसकी बात करेंगे। मतलब वाटर बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं सारी की सारी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लोग बात करते हैं, मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से चलूंगा, मैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन से साउथ से स्टार्ट कर रहा हूँ, नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो आपको दिख रहा होगा नीचे अंदर की तरफ धसा हुआ हिस्सा दिख रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया का ये धसा हुआ हिस्सा दिख रहा है, जहां मैंने एरो इंडिकेट किया है आपके लिए, इसे एक बोला जाता है, ये है गल्फ ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर स्पेंसर की खाड़ी, इसे बोलते हैं स्पेंसर की खाड़ी। उसके बाद में ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल दक्षिणी हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल दक्षिणी हिस्सा है जो अंदर की तरफ धसा हुआ दिख रहा है आपके लिए, ये होगा आपके एटलस पे देखोगे आप लोग, ये है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट,
ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट, ठीक है। उसके नीचे आप देखोगे, इसके नीचे एक समुद्री क्षेत्र है, बड़ा समुद्री क्षेत्र है, इसको बोलते हैं साउथर्न ओशन, मतलब दक्षिणी सागर, दक्षिणी सागर। इसके नीचे है क्या है, दक्षिणी सागर। इस दक्षिणी सागर को अपन आर्कटिक ओशन भी बोलते हैं, अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं इसके लिए। उसके बाद में इसके जब अपन क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलें तो इधर की तरफ आपको आएगा इंडियन ओशन, मतलब हिंद महासागर। हिंद महासागर इधर की तरफ है क्या, इसके पश्चिमी हिस्से पे ये है हिंद महासागर। उसके बाद यहां आओगे आप लोग ऊपर की तरफ तो यहां मिलेगा तिमोर सागर। यहां है तिमोर सागर। उसके ऊपर यहां है आपका अराफोरा सागर। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपके लिए, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपके लिए, ये जो हिस्सा है ये है गल्फ ऑफ कारपेंटिया। कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंटिया की खाड़ी। यहां दिखेगा आपको एक सागर है, उसका नाम है कोरल सागर, कोरल सागर। यहां दिखेगा आपके लिए क्या, कोरल सागर। उसके बाद में नीचे की तरफ जाए हम लोग तो यहां आपको एक देश दिखेगा, यहाँ पे आपको एक देश का हिस्सा दिखेगा, इसमें मैप में नहीं है, मैं ड्रॉ कर देता हूं ऐसे ही दो आइलैंड के तौर पे मान के चलते, ये एक देश है, उसका नाम है न्यूजीलैंड। तो इस न्यूजीलैंड के अंदरूनी हिस्से की बात कर रहा हूं, यहां है तस्मान सागर। तस्मान सागर। और इसके इधर वाले साइड में जो इसका पूर्वी हिस्सा है वहां है प्रशांत, प्रशांत महासागर। देखो मैंने पूरा ड्रॉ किया है, जिस तरह से ड्रॉ किया है वो चीज देखते जाइए, आपके एटलस पे दे रखी है सारी की सारी चीजें, आपको देखोगे आप लोग। तो अपन बात करें अगर इसकी ऑस्ट्रेलिया की वाटर बॉडी की बात करें कि ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसको चारों तरफ से कौन कौन से समुद्री क्षेत्रों ने घेरा हुआ है, या वाटर बॉडी ने किस कौन कौन सी वाटर बॉडी ने इसको घेरा हुआ है चारों तरफ से। तो देखें तो इस क्लॉक वाइज डायरेक्शन से चले अपन लोग, नीचे से साउथ से स्टार्ट करें अपन लोग तो यहाँ मिलेगी आपको स्पेंसर की खाड़ी। उसके बाद में आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट, नीचे है दक्षिणी सागर, इंडियन ओशन, फिर तिमोर सागर, अराफोरा सागर, कारपेंटिया की खाड़ी, कोरल सागर, और नीचे है तस्मान सागर, और बिल्कुल पूर्वी हिस्से पे है इसके पे क्या, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। आई थिंक आपको पता चल गया होगा वाटर बॉडी किस तरह से घेरे हुए। देखिए वाटर बॉडी से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वाटर बॉडी का, यहां से जरूर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और यहां से वो पूछता जल संधियां, यहां से पूछेगा क्वेश्चन क्या, जल संधियां। अगर ये वाटर बॉडी आपके माइंड में है तो कौन सी वाटर बॉडी कौन सी जल संधि से जुड़ी हुई है, इसको आसानी से बता सकते हैं हम लोग, समस्या नहीं होगी बिल्कुल भी। अगर वाटर बॉडी चारों तरफ की किसी भी कॉन्टिनेंट की हमको याद है, किसी महाद्वीप की या किसी देश के चारों तरफ जो वाटर बॉडी है उसका हमको पता है, तो जल संधि का भी पता होगा, उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से अगर मिलाएंगे जल संधियों को, बहुत सारी मिलाएंगे अपन लोग, सारी काउंटिंग करें बहुत सारी जल संधि हो जाती है। अकेले यूरोप में काफी सारी जल संधि मिलने वाली है हमारे लिए। तो बात करें यहाँ पे जल संधियों की, तो जल संधियों की जब बात करते हैं अपन लोग तो सबसे पहले यहाँ ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसका एक द्वीपीय भाग नीचे अलग से दिखाई दे रहा है हमारे लिए, ये है तस्मानिया, ये है तस्मानिया। अभी मैं इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, आगे चल के इसको बताएंगे, इसकी बात करेंगे अपन लोग, लेकिन उससे पहले ये नीचे वाला द्वीप समूह तस्मानिया है जो ऑस्ट्रेलिया का ही भाग है, अलग से द्वीप के रूप में दिख रहा है हमारे लिए। इन दोनों के बीच में, मतलब ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में यहाँ एक जल संधि है, इसका नाम है बास, बास जल संधि। यहाँ कौन सी जल संधि है, बास जल संधि है। अब देखो बास जल संधि किस किस को जोड़ दी है, कौन कौन से सागरों को जोड़ दी है, तो एक तो है इसके कहा तस्मान सागर, एक तो है तस्मान सागर, तस्मान सागर को जोड़ दी है किससे, दक्षिणी सागर से। बड़ा सागर कौन सा है, दक्षिणी सागर है। ये धसा हुआ हिस्सा है, यहाँ लिखे हुए से नहीं जाना हमारा ये लिखे हुए हिस्से में तो अपने को थोड़ा सा दिख रहा है इस तरह से बाहर की तरफ, लेकिन ये अंदर धसा हुआ हिस्सा जो समुद्री क्षेत्र है जो अंदर तक धसा हुआ है इसमें,
ऑस्ट्रेलिया में, उसी को बोला है स्पेंसर की खाड़ी बोला है अपन ने। उसके अलावा जो नीचे सागर जो बड़ा सागर है वो क्या नाम है उसका, दक्षिणी सागर है, जो बास जल संधि जोड़ दी है तस्मान सी को किससे, दक्षिणी सागर से जोड़ दी है, याद रखिएगा। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो न्यूजीलैंड है, यहाँ न्यूजीलैंड है जहाँ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ न्यूजीलैंड के यहाँ पे भी एक जल संधि दिखाई देती है हमारे लिए, यहाँ न्यूजीलैंड की यहाँ भी एक जल संधि दिखाई दे रही है और उस जल संधि का नाम है कुक। उस जल संधि का नाम क्या है, कुक जल संधि। जो अपने को न्यूजीलैंड दिखाई दे रहा है, न्यूजीलैंड वाला हिस्सा है, इस न्यूजीलैंड के अंतर्गत अपने को जल संधि वापस दिखाई देगी, उसका नाम है कुक जल संधि। अब ये कुक जल संधि जोड़ेगी किसको, ये तस्मान सी को जोड़ेगी पैसिफिक ओशन से, प्रशांत महासागर से, मतलब कुक जल संधि जोड़ती है तस्मान सागर को पैसिफिक ओशन से, प्रशांत महासागर से, ठीक है। उसके ऊपर एक जल संधि और मिलेगी यहाँ पे, यहाँ है एक जल संधि, उसका नाम है आपका टॉरस, टॉरस जल संधि। उस जल संधि का नाम है टॉरस जल संधि। तो टॉरस जल संधि की बात करें कि ये टॉरस जल संधि किस किस को जोड़ती है, तो टॉरस जल संधि जोड़ेगी आपकी अराफोरा सागर को, किससे जोड़ेगी, आपका कोरल सी से। या कोरल सी ना दे करके आपको एग्जाम में पैसिफिक ओशन भी दे दे तो भी आपको सही मानना है पैसिफिक ओशन को, ज्यादा एक्यूरेट आंसर होगा, ज्यादा पास पड़ेगा कोरल सी, तो ज्यादा बेटर रहेगा ऑप्शन है इसका, अराफोरा सागर को किससे जोड़ेगा, कोरल सी से जुड़ेगा, क्या, टॉरस जल संधि। बाकी एक बार बताओ, टॉरस समझौते के तहत ये जो जल संधि है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच है, ये जल संधि किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच है, याद रखिएगा। टॉरस समझौते के तहत ये जो जल संधि है ये है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। अगर क्वेश्चन आपको घुमा करके पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सी जल संधि है, तो कौन सी है वो, टॉरस जल संधि, याद रखिएगा आप। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सी जल संधि है, टॉरस जल संधि, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको वाटर बॉडी की स्थिति क्लियर हो गई होगी, वाटर बॉडी की स्थिति क्लियर हो गई होगी आई थिंक, समझ पा रहे होंगे मेरी बात को आप, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ये तो थी वाटर बॉडी की बात जिसमें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है वॉस जल संधि को, कुक जल संधि को, इधर से टॉरस जल संधि को, ठीक है। कुक जल संधि नाम इसलिए दिया गया, मैं वैसे थोड़ा हिस्ट्रिकल बात कर लेता हूँ उसकी, कि ऑस्ट्रेलिया में की जो खोज की थी, ऑस्ट्रेलिया की जो खोज की थी वो एक अंग्रेज नाविक ने की थी, वो की थी कब, 1770 में, 1770 में की थी, उसका नाम था जेम्स कुक, जेम्स कुक। ऐसे ही न्यूजीलैंड की खोज भी इसी ने, जेम्स कुक ने की थी, लेकिन इन्हीं के नाम पर के क्या पड़ गया था, इन्होंने जल संधि का नाम रख लिया था कुक जल संधि इसका, ठीक है। ये हिस्ट्रिकल बात है, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है अपने को। तो अभी ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो आपको वाटर बॉडी सारी मार्क करनी है अपने एटलस के ऊपर, उसी तरीके से चलना है जिस तरह से मैंने वाटर बॉडी आपको शो की हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब अपन फिजिकल की बात करते हैं, ये तो बात हो गई किसकी, इसकी वाटर बॉडी की बात हो गई कि कितनी वाटर बॉडी अपनी ऑस्ट्रेलिया को घेरे हुए, कितना समुद्री क्षेत्र है जो ऑस्ट्रेलिया को घेरे हुए। अब इस बात को समझना है, यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट होता है हमारा फिजिकल का। तो ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया भूखंड को या ऑस्ट्रेलिया देश को हम लोग देखते हैं तो इसके पश्चिमी हिस्से की तरफ हम लोग देखेंगे, इसके पश्चिमी हिस्से की तरफ आप देखोगे तो यहां आपको एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी, यहां आपको एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी ऊपर उत्तर से दक्षिण की तरफ। इसका जो कौन सा हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी कोस्टल एरिया पे, पूर्वी जो कोस्टल एरिया है उस पर एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी आपके लिए, उस पर्वत श्रृंखला का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मैं इधर लिख रहा हूं उसको, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा, इस पर नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग कि ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कहाँ अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी जो कोस्टल एरिया है उस पे पूर्वी सीमा पे कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब इसी पर्वत श्रृंखला पे, इसी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, इसी पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी हिस्से पे देखो, इसमें समझना इस बात को कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसका जो उत्तरी हिस्सा है वो क्या है, चौड़ा है, उत्तरी हिस्सा है चौड़ा है लेकिन कम ऊंचा है, ऊंचाई कम है। उत्तरी हिस्सा इसका जो उत्तरी पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये क्या है, चौड़ा अधिक है,
चौड़ा ज्यादा है और ऊंचाई इसकी क्या है, कम है। लेकिन इसका दक्षिणी हिस्सा क्या है, सकरा है, और ये क्या है, उठा हुआ है। दक्षिणी हिस्सा इसका कैसा है, सकरा एवं उठा हुआ। ठीक है, तो यहीं इसके दक्षिणी हिस्से पे ही एक पर्वत चोटी दिखाई देती है हमारे लिए। इसके दक्षिणी हिस्से पे ही एक पर्वत चोटी दिखाई देती है और उसका नाम है माउंट कोसिस्को। माउंट कोसिस्को। ठीक है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, इस पर नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट कोसिस्को। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो वो है माउंट कोसिस्को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट कोसिस्को। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, एक मिल गया हमारे लिए क्या, माउंट कोसिस्को की बात कर चुके हैं हम लोग। इसके बाद में देखें अपन लोग, तो यहां आपको एक और इस हिस्से पे क्या मिल गया हमारे लिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इधर की तरफ समुद्री क्षेत्र की तरफ, ये जो समुद्री क्षेत्र है, यहां भी एक हमारे लिए क्या है, पर्वत श्रृंखला टाइप की कुछ दिखाई देता है। इसका जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी हिस्सा है, वहां हमारे लिए क्या मिलती है, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ क्या होती है, ग्रेट बैरियर रीफ, ये है प्रवाल भित्ति। ये है प्रवाल भित्ति। एक्चुअल में प्रवाल भित्ति कुछ और अलग नहीं है, प्रवाल एक जीव है। एक्चुअल में होता क्या है, ये प्रवाल भित्ति का निर्माण किस तरह से हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी हिस्से पे हुआ है, वो है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी हिस्से पे अवस्थित है। एक्चुअल में जो प्रवाल की बात करें तो प्रवाल कुछ और नहीं है, प्रवाल एक जीव है। ये छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, मूंगा। जिन्हें क्या बोलते हैं, मूंगा बोलते हैं। अब ये जो प्रवाल है, इसमें क्या होता है, जब एक प्रवाल मर जाता है तो दूसरा प्रवाल, जो दूसरा जीव है, उसी के अस्थि पंजरों में क्या करता है, खोल का निर्माण करता है, उसी के ऊपर आवास का निर्माण करता है अपने का। और इस तरह से लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, एक के बाद एक जीवों की, सतत असंख्य जीवों की काउंटिंग के बाद में उनके अस्त्र पंजरों के इकट्ठे होने से एक यहाँ पे पर्वत श्रृंखला सी बन जाती है। एक यहाँ पे पर्वत श्रृंखला सी बन जाती है जिसे कहते हैं अपन प्रवाल भित्ति। ठीक है, ये जो जीव है, इसको ज्यादा डीप में नहीं जाना अपने लिए, इतना ही समझना है कि ये जो जीव है, जो मूंगा है, जो प्रवाल है, वो जो जीव है उसके लिए अलग कंडीशंस रहती है उसके डेवलप होने के लिए, वो अलग से चैप्टर है पूरा पूरा। तो प्रवालों की अगर बात करें तो ये चूने पे निर्वाह करते हैं, अपने चूने पे ही अपना निर्वाह करते हैं। ये जैसे ही होता है, जैसे एक जीव मर जाएगा प्रवाल, तो दूसरा जीव आकर के उसके खोल पे ही क्या करेगा, अपना आवास का निर्माण कर लेगा। आवास का निर्माण करेगा तो इस तरह से वो मरेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा, इस तरह से असंख्य जीवों के, असंख्य जो जीव है, जो प्रवाल है, वो एक साथ में क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और एक दीवार की तरह खड़ी हो जाएगी। उसी को बोलते हैं क्या, प्रवाल भित्ति। ठीक है, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है कि स्वच्छ जल में पूरी तरह स्वच्छ जल भी नहीं होना चाहिए, पूरी तरह इसका खारा जल, बहुत ज़्यादा खारा जल भी नहीं होना चाहिए इसके लिए, सूरज का प्रकाश पहुंचना चाहिए इन सब के लिए, निर्माण होने के लिए। ये समुद्र सतह से नीचे रहेंगे या समुद्र सतह तक रहेंगे, बस समुद्री तल तक रहेंगे, उससे ऊपर नहीं आ सकते। सूरज का प्रकाश जब पहुंचता है वहाँ तक इनकी डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। जो तरंगे हैं, सागरीय तरंगे, ये इसके लिए क्या है, पोषक तत्व लेके आती है, इसलिए समुद्री क्षेत्रों में होती है, या तो समुद्र के जो कोस्टल एरिया उनके सारे, या समुद्र कोस्टल एरिया से थोड़ा सा हट करके जो समुद्री चबूतरे हैं उनके ऊपर इनका निर्माण होता है। ठीक है, ये अलग से चैप्टर है, बस इतना ध्यान रखना हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ये है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो विश्व की सबसे बड़ी क्या है, प्रवाल भित्ति है। एक बार असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्रेट बैरियर रीफ की लोकेशन कहाँ है। क्वेश्चन पूछा था, ग्रेट बैरियर रीफ अवस्थित है, ऑप्शन में था ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर, जो ऑप्शन बिल्कुल सही था। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है, उत्तर और पूर्वी तट है, जिसपे कौन से स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ है। हालांकि एक बैरियर रीफ जो होते हैं, जैसे समुद्री वर्षावन होते हैं, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अभी तक ऐसा माना जाए कि इनकी लगभग 10 लाख प्रजातियां उपलब्ध हैं। देखिए, हम लोग ओनली उसका 10% ही अध्ययन कर पाए हैं। 10% के पता है हमारे लिए प्रवाल भित्तियों के बारे में। इन्हें समुद्रों का वर्षावन भी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए, जैव विविधता के आधार पर हम लोग बात करें तो जैव विविधता में विश्वत रेखा जो है, विश्वत रेखा के पास में जो आपको पता है, आपको सदाबहार वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सदाबहार वनों में, इक्वेटोरियल जो सदाबहार वन है उसमें, तो उनसे भी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ है, प्रवाल भित्तियों में, इसलिए इनको समुद्रों का वर्षावन भी कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में ये।
ठीक है, अभी तो उतना लेकर चलते हैं हम लोग। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पे वहां पे एक भित्ति दिखाई दे रही है, उसका नाम क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, उसके बाद में इसके पूर्वी कोस्ट की बात करते हैं। ये तो पूर्वी कोस्ट की बात हो गई, इसके पश्चिमी कोस्टल एरिया की बात करते हैं। तो यहाँ एक रेंज दिखाई देती है हमारे लिए, यहाँ भी एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है, उसका नाम है डार्लिंग रेंज। उसका नाम है डार्लिंग रेंज। ठीक है, इसके यहाँ एक और रेंज दिखाई देगी आपको, रेंज एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी छोटी सी, उसका नाम है स्टर्लिंग रेंज। कौन सी रेंज है वो, स्टर्लिंग रेंज। ठीक है, उसके यहाँ पे यहाँ आपको एक और रेंज दिखाई देगी छोटी सी, उसका नाम है किनाबाब। उसका नाम है किनाबाब रेंज। उसके बाद में यहाँ देखेंगे हम लोग, तो यहाँ एक और रेंज का हिस्सा दिखेगा आपको, पठारी क्षेत्र दिखेगा आपको, उठा हुआ क्षेत्र दिखेगा आपको, उच्च भूमि का क्षेत्र दिखेगा, उसका नाम है हर्मस्ले। यहाँ इस क्षेत्र में देखोगे आप लोग, तो यहाँ आपको मिलेगी आपको किम्बरले रेंज। किम्बरले रेंज देख पा रहे होंगे, आपको एटलस में सारी चीजें मिलती जा रही होंगी। आराम से मैपिंग कीजिएगा, आराम से टिक करते हुए चलने इन सब चीजों को। अगर जहाँ पे एटलस में कोई चीज नहीं दे रखी है तो उसको मार्क कर लीजिएगा, वहाँ पे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो यहाँ पे आपको एक पठारी क्षेत्र देखेगा, एक उठा हुआ क्षेत्र देखेगा, इसका नाम है अरेहम। और अरहम पठार आपको दिख रहा होगा इस क्षेत्र में। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर अपन लोग देखें पूरी सारी चीजों को, अगर अपन लोग देखें इसके पूर्वी हिस्से को बात करें पहले, तो पूर्वी हिस्से पे हमको दिखाई दे रही है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, पूरे उत्तर से लेकर के पूरे दक्षिण पहाड़ तक पहुंच रही है पूर्वी हिस्से में, वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसके उत्तर पूर्वी हिस्से में ग्रेट बैरियर रीफ दिखाई दे रही है हमारे लिए, जो समुद्र तल से नीचे है या समुद्र तल तक है। ठीक है, उसके बाद में इसके पूर्वी हिस्से की बात कर, पश्चिमी हिस्से की बात करें अपन लोग, तो पश्चिमी हिस्से में डार्लिंग रेंज, स्टर्लिंग रेंज, केनाबाब रेंज, हम्सले रेंज, किम्बरले रेंज और अरेहम पठार, ये उच्च भूमि का क्षेत्र है। तो देखा जाए, यहाँ बात समझना मेरी को, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इसका जो पूर्वी हिस्सा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी हिस्सा है वो उठा हुआ है, वो उच्च भूमि का क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी हिस्सा है वो उठा हुआ है, उच्च भूमि का क्षेत्र है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी हिस्सा है ये भी कैसा है, उठा हुआ, मतलब उच्च भूमि का क्षेत्र बन रहा है भी। मतलब ऑस्ट्रेलिया की दोनों जो कोस्टल एरिया है, मतलब इसका पूर्वी कोस्टल एरिया और इसका पश्चिमी कोस्टल एरिया है, जो पूर्वी हिस्सा है और पश्चिमी हिस्सा है वो दोनों ही उच्च भूमि के क्षेत्र हैं। जबकि इसका जो मध्य भूमि का भाग है, मध्य क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया का जो मध्य भूमि का क्षेत्र है, इस बात को समझना ढंग से आप लोग, सारे पॉइंट यहीं से निकल के आएंगे, अपने कंसेप्ट भी यहीं से निकलेगा अपना। तो यहां मैं बता रहा हूं पूर्वी हिस्सा उठा हुआ है, पश्चिमी हिस्सा भी इसका क्या है, उठा हुआ है। अब इसका जो मध्य भाग है, मध्य भूमि का क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया की जो मध्य भूमि का क्षेत्र है, मतलब गल्फ ऑफ कारपेंटिया, ये मैंने बताया था ये कौन सी खाड़ी है, कारपेंटिया की खाड़ी। और नीचे क्या है, नीचे ये तस्मानिया तक, नीचे दक्षिण में बिल्कुल यहाँ तक, ये क्या है पूरा तस्मानिया, तस्मानिया वाला द्वीप समूह के यहाँ तक पूरा का पूरा जो मध्य भूमि का क्षेत्र है, ये कैसा क्षेत्र, निम्न भूमि का क्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्र कैसा है, निम्न भूमि क्षेत्र। मतलब ऑस्ट्रेलिया का से पूर्वी हिस्सा और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी हिस्सा, ये दोनों ही क्या है, उठे हुए हैं। उसके अलावा बीच का जो हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का, जो मध्य वाला भाग है, वो है निम्न भूमि क्षेत्र। अब निम्न भूमि क्षेत्र है, मैं निम्न भूमि क्षेत्र क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये इतना निम्न भूमि का क्षेत्र है कि किसी समय में समुद्र तल के नीचे था, किसी समय पे ये समुद्र तल के नीचे था। आज भी अगर देखें तो यहाँ एक लेक दिखाई देती है ऑस्ट्रेलिया के, हमको ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत हमको एक लेक दिखाई देती है, उसका नाम है लेक आयर। उसका नाम है लेक आयर। लेक आयर के जो आसपास का क्षेत्र है, लेक आयर के जो आसपास का क्षेत्र है, वो क्षेत्र आज भी समुद्र तल से लगभग 12 मीटर नीचे। जो लेक आयर है, लेक आयर के जो आसपास का क्षेत्र है वो आज भी लगभग समुद्र तल से 12 मीटर नीचे है। और याद रखना, जो लेक आयर है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लेक आयर क्या है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी
सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, यहाँ मैप में आपके में दे रखा होगा, मैप के अंदर आप एटलस पर नोट डाउन कर लीजिएगा इसको कि लेक आयर जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और ये निम्न भूमि क्षेत्र में आती है, निम्न भूमि क्षेत्र में आती है, और इसके अंदर क्या है 12 मीटर नीचे। आज भी लेक आयर के आसपास का जो क्षेत्र है वो लगभग समुद्र तल से कितना है 12 मीटर नीचे है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। अब बात समझिए मैं क्या कंसेप्ट निकालना चाहता हूं यहां से। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं इतना कहना चाह रहा हूं आपको कि ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी कोस्टल एरिया ये भी उठा हुआ है, इसका जो पश्चिमी कोस्टल एरिया ये भी उठा हुआ है, मध्य भूमि का जो क्षेत्र है इसका नीचे वाला जो क्षेत्र है, बीच वाला जो क्षेत्र है वो पूरा कैसा निम्न भूमि क्षेत्र है। किसी समय पर समुद्र तल के नीचे था, इतना नीचा है, और आज भी लेके आयर के आसपास का क्षेत्र कितना है 12 मीटर नीचे। अब इसी क्षेत्र में मतलब ये मध्य भूमि का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में यहाँ क्या है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यहाँ क्या है इस क्षेत्र में क्या है कुएं खोदे हुए हैं, गहरे कुएं। इस जो मध्य भूमि का क्षेत्र है इसका मध्य भूमि के क्षेत्र में यहाँ किया गया था सिंचाई के लिए, यहाँ पे क्या है गहरे गहरे कुएं खोदे हुए हैं। अब इन जो कुएं हैं इन कुओं में जो होता है पानी, इन कुओं के अंदर जो पानी है वो क्या करता है बड़े बेग से मतलब स्पीड के साथ में अपने आप स्वतः ही ऊपर आता रहता है, स्वतः ही ऊपर आता रहता है। इन कुओं को कहा जाता है उत्स्रुत कुएं। मतलब सिंचाई के लिए इस क्षेत्र के अंदर मध्यभूमि क्षेत्र में इसके अंदर क्या हुआ है यहाँ पे गहरे गहरे कुएं खोदे हुए हैं, और इन कुओं को कहा जाता है उत्सित कुएं, क्योंकि इन कुओं में क्या है स्वतः ही बड़े बेग से क्या रहता है पानी ऊपर आता रहता है। क्यों आता रहता है? क्योंकि ये निम्न भूमि का क्षेत्र है, निम्न भूमि का क्षेत्र है, गहरे कुएं खोदे ऑटोमेटिक ये अंत प्रवाह क्षेत्र बनता है। अंत प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है पानी का स्राव क्या है ऊपर की तरफ अपने आप ऑटोमेटिक पानी इकट्ठा होता है एक जगह पे जाकर के, अंत प्रवाह क्षेत्र पूरा का पूरा। ठीक है, अब जहां पे ये उत्सुत कुएं पाए जाते हैं, जिस क्षेत्र में ये उत्सुत कुएं पाए जाते हैं वो वाला क्षेत्र कौन सा है? वो है ग्रेट आर्टिशन बेसिन। कौन सा है? जो यहां पड़ता है आपका ग्रेट आर्टिशन बेसिन। ये वाला जो क्षेत्र कौन सा है? ग्रेट आर्टिशन वाला ग्रेट आर्टिशन बेसिन वाला क्षेत्र है, जो कि कैसा है उत्सुत कुओं के लिए जाना जाता है। इन उत्सुत कुओं से बड़े बेग से पानी क्या है स्वतः ही क्या होता है ऊपर की तरफ आता रहता है। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को आप यहाँ से अच्छी तरह से। ठीक है, उत्सुत कुएं के कंसेप्ट समझ में आया ना आपके में कि ये निम्न भूमि क्षेत्र होने की वजह से जो यहाँ जो झील है, जैसे अपन बात करें लेक आयर है वो भी काफी नीचे है, तो वो भी अंतर्प्रवाही झील है, वो भी कैसी झील है? अंतर्प्रवाही झील है। और इसी के अंतर्गत अगर यहाँ देखें ग्रेट आर्टिशन बेसिन का अलावा जो पार्ट है इसमें सिंचाई के लिए क्या है इन्होंने गहरे गहरे कुएं खोदे यहाँ पे, और इन गहरे कुओं के अंतर्गत क्या है स्वतः ही पानी ऊपर आता रहता है, इसलिए इन कुओं को कहा जाता है उत्सुत कुएं। और ये कुएं कहाँ मिलते हैं हमको? ग्रेट आर्टिशन बेसिन के अंदर मिलते हैं।